गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं फाइनेंशियल का फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ पर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अभी तक देखिए आपने बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए हैं, +1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, बट ये सफिशिएंट नहीं है। आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट पता कर लेना, आपके एसेट पता कर लेना, लायबिलिटीज़ पता कर लेना, ये इनफ नहीं है। मैनेजमेंट तब तक नहीं की जा सकती जब तक कोई कंक्लूज़न पर ना पहुंचो आप। तो जब भी आप बिज़नेस कर रहे हो तो ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना ज़रूरी है, बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी है, बट उसके बाद उसको चेक भी तो करना पड़ेगा, एग्जामिन भी तो करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक पेशेंट है, उसने बता दिया कि उसको क्या क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट उसको आप पहले चेकअप करोगे ना कि क्या प्रॉब्लम है। उसकी नर्व्स चेक करोगे, पल्स रेट चेक करोगे, बीपी चेक करोगे, उसके बाद ही उसे रिज़ल्ट बताओगे। इसी तरह से जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमें बताता है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या आ रहा है, बट यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम होती है कि उसको एनालाइज नहीं करता, उसको चेक करके नहीं बताता। तो इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ज़रूरी है और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट फिगर्स होती हैं, जो भी फोरकास्टिंग होती है, उसके बारे में पता चलता है। फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसे हम सिर्फ एनालिसिस या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें ज़रूरी है कि हम सभी फिगर्स को चेक करें फोरकास्ट करने के लिए कि इन फ्यूचर क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या लोन हमने लेना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रहेगा फ्यूचर में। तो अगर हम टर्म की बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, तो इंक्लूड करता है इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट कैलकुलेट करना। यहाँ पर दो टर्म्स की बात की जा रही है। एनालिसिस जो है वो यूज़ किया जाता है सिंप्लीफिकेशंस के लिए, और हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंटरप्रिटेशन की, वो एक्सप्लेन करता है मीनिंग और इम्पॉर्टेंस को, ताकि डाटा को सिंप्लीफाइड किया जा सके। बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपने रिजल्ट तैयार कर दिया, उसको चेक किया, चेक करके कुछ रिजल्ट ही नहीं निकाला, अच्छा था, बुरा था, क्या फ्यूचर में करना है, तो आपने उसको कनेक्ट ही नहीं किया। तो दोनों को कनेक्ट करना ज़रूरी है, और यहाँ पर बिना एनालिसिस के इम्पॉसिबल है कि आप कोई बिजनेस चला सको। और एनालिसिस जो है वो यूज़लेस है अगर आप डाटा को इंटरप्रेट नहीं करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो इसके बाद देखिए डेफिनेशन गिवन है आपको। अकॉर्डिंग टू जॉन एंड मेयर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो लार्जली स्टडी करती है रिलेशनशिप की डिफरेंट फैक्टर्स पर, स्टेटमेंट्स पर, जो आज के टाइम में चल रहे हैं। तो इसके बाद आपको पॉइंट दिया गया है कि आप डिफरेंस बताइए एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में। एनालिसिस क्या है? सारी चीज़ों को रीअरेंज करना ताकि सभी चीज़ें सेपरेट हो सकें। और इंटरप्रिटेशन क्या है? एक रिजल्ट निकालना। एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इंटरप्रेट नहीं करते, और इंटरप्रेट के बिना एनालिसिस जो है वो मीनिंगलेस है, अनयूजफुल है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज़ के बेस पे बात करें, फर्स्ट हमारे पास रहता है मटेरियल यूज़ के बेस पे एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस ये जो है, इट इज़ मेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। यानी ये उनके द्वारा किया जाता है जो डिटेल रिकॉर्ड्स बनाते हैं कंपनी के। ऐसे एनालिसिस डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। जो यूज़र्स हैं इसकी कैटेगरी के, वो हैं इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, यानी बिजनेस के बिजनेस के बाहर जो बिजनेस को यूज़ कर, बिजनेस के बाहर रहकर जो बिजनेस को यूज़ कर रहे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग एनालाइज करना हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाता है। ये जो एक्सटर्नल एनालिसिस है वो इम्प्रूव करता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस को, जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। सेकंड वन है हमारे पास इंटरनल एनालिसिस।
ये उनके द्वारा किया जाता है जो बिजनेस के अंदर रहकर बिजनेस को यूज़ कर रहे हैं। ये जो है उनके द्वारा एक्सेस किया जा रहा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिलेट करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे एनालिसिस जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा हमारे एंटेच यानी सेलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडस ऑपरेंडी। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स एनालिसिस है। फर्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड सेकंड वन है हमारे पास वर्टिकल एनालिसिस। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू किया जाए कई सालों तक तो उसे हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। मतलब लगातार सेम एज रिव्यू किया जा रहा है हर साल, तो वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसे हम डायनामिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ईयर टू ईयर जो डाटा है वो चेंज होता है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा वर्टिकल एनालिसिस। ये एनालिसिस की वो टाइप है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू किया जाता है एक पीरियड के लिए, एक साल के लिए, यानी अप्रैल कर लिया, फिर मई में कर लिया, जून में। तो इसमें ईयर टू ईयर ना करके 1 ईयर में जब बार बार रिव्यू किया जाता है तो इसे हम वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। इसका सेकंड नेम स्टैटिक एनालिसिस है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, सबसे पहले है लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ये एनालिसिस जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को इम्प्रूव करता है, अर्निंग इम्प्रूव करता है, और जो इसका पर्पस है कि किस तरीके से इसको लंबे समय में चलाना है। हमने मिनिमम अमाउंट स्पेंड करना है, कम से कम खर्चा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करनी है। तो हमें जितने फंड्स की रिक्वायर्ड होती है उसके फंड्स के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरी लागत कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी रिटर्न कितनी मिल रही है। इसी तरह से जब मैंने लोन लेना है उस टाइम पर भी मैं कॉस्ट चेक करूँगी। तो जब हम कॉस्ट को चेक करते हैं, मिनिमम अमाउंट स्पेंड करने को के बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो रीज़नेबल रेट पर होनी चाहिए, बट मेरा इंक्रीमेंट अच्छा हो, मेरी ग्रोथ अच्छी हो, तो इस तरह के एनालिसिस को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है, जो कि लगातार बिजनेस की सक्सेस के लिए ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड वन आ जाता है हमारे पास शॉर्ट टर्म एनालिसिस। ये जो है सॉल्वेंसी, स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी को बिजनेस में एक्सप्लेन करता है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो बिजनेस को शॉर्ट टर्म में एक अच्छे फंड्स के साथ मैनेज करना होता है। सफिशिएंट, देखो ज़्यादा में तो हर कोई चला लेता है, बट हमें मिनिमम फंड्स में ही चलाना है, सफिशिएंट में ही चलाना है। ये जो एनालिसिस है ये रेफर करता है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को, और एक प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करता है जो हेल्पफुल रहती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के लिए। तो हमारे पास क्या थे, हमने जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े अभी तक 3 बेसिस पे पढ़े। सबसे पहले मटेरियल यूज, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मटेरियल कौन यूज़ करता है? जो बिजनेस के आउटसाइडर्स हैं। और इंटरनल कौन करेगा? जो इनसाइडर हैं, जो बिजनेस के अंदर रहकर हमारे अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा ऑन द बेस ऑफ मोडस ऑपरेंडी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है? जब ईयर टू ईयर हम अपने अकाउंट्स रिव्यू करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, और इसे हम डायनामिक एनालिसिस कहते हैं। जब एक ही साल में हर मंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो वर्टिकल एनालिसिस कहलाता है, जिसे हम स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे 2 टाइप्स है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो है उसमें हम अपनी स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, सॉल्वेंसी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि बिजनेस की कैपेसिटी इम्प्रूव हो, और मिनिमम अमाउंट्स के साथ हम अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छे टाइप में चलाना चाहेंगे, और इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसे रिटर्न पे करना चाहेंगे जिससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ भी हो और डेवलपमेंट भी हो। उसके बाद शॉर्ट टर्म एनालिसिस। ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस जो है वो भी हमारी सॉल्वेंसी, स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी को भी बताता है, बट हम यहाँ पर एडिकेट और सफिशिएंट फंड्स का यूज़ करते हैं ताकि बिजनेस को
अच्छे से चलाया जा सके और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस। पार्टीज की बात करें, इसमें फर्स्ट आ जाते हैं हमारे इन्वेस्टर एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर कौन है? जो प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, बट उसे सेफ्टी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, तभी बिजनेस जो है वो ग्रो कर पाएगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर मेरे बिजनेस में आकर इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंड वन है हमारे पास बैंकर्स एंड लेंडर्स। ये इंटरेस्ट होते हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने में, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें लोन दिया जा सके और हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा सके, बट ये भी सेफ्टी चाहते हैं। ये सेफ्टी कैसे मिलती है इन्हें? हमारे बिजनेस की स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके ये सेटिस्फाइड होते हैं, तभी हमारे बिजनेस को लोन मिलता है। थर्ड वन सप्लायर, ये डील करते हैं बिजनेस के साथ अपनी पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए, ताकि बिजनेस की एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके और शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट वन है एम्प्लॉयज़। ये इंटरेस्टेड हैं अपने बेटर एम्यूलमेंट्स के लिए, बोनस के लिए, कॉन्टिन्यूस बिजनेस के लिए, यानी ये एम्प्लॉयज़ एम्यूलमेंट्स यानी चाहते हैं कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो, उन्हें रेगुलर बोनस मिले, उनका बिजनेस यानी वो जब जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं वो लगातार वहीं पर काम करते रहें, क्योंकि वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानेंगे तभी इसके बारे में अपने मैनेजर से, अपने हेड से बात कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो इंटरेस्टेड रहता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए और फाइनेंशियल कंडीशंस को चेक करने के लिए। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, बट कैश, डेटर, इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स, ये चीज़ें जो है गोइंग कंसर्न के बेस पे काम करती है। मैनेजमेंट यही मानता है, हमने +1 में कंसेप्ट पढ़ा है कि हमारा जो बिजनेस है गोइंग कंसर्न है, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो हम जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन इसीलिए चेक करते हैं कि आज मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन है और इन फ्यूचर क्या पोजीशन हो सकती है। मैनेजमेंट तभी इंटरेस्टेड होगा बिजनेस को आगे रन करने में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे कि कंपनी लॉ बोर्ड, सेबी मीन्स स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज, टैक्स अथॉरिटीज़, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, कंफर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज एंड रूल्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिजनेस से टैक्स कलेक्ट करना है, टाइम टू टाइम असेसमेंट की जाती है बिजनेस की, ताकि कोई फ्रॉड ना हो और सभी बिजनेस प्रॉपर टैक्स पे करें। नेक्स्ट है डिफरेंट एजेंसीज। ये जो एंटरप्राइजेज हैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेक करती हैं, प्रॉफिट और फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करती हैं। इन शॉर्ट, अगर इसमें प्रॉफिट होने का जहाँ पर भी रीज़न नज़र आता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नज़र आती हैं, तभी हम बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अदरवाइज हम बिज़नेस में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पब्लिक का भी अपना इंटरेस्ट होता है हमारे बिजनेस को चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक को ये इंटरेस्ट है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म हमारे साथ कंटिन्यू चलता रहे, और ये तभी चलेगा जब ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पर्पस ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फर्स्ट वन है मैनेजमेंट ग्रुप में बी इंटरेस्टेड। कौन यूज़र है? मैनेजमेंट। किसी लिए? क्योंकि ये जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं, ये अपने टारगेट और गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सेक्शन में हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। ये जानना चाहते हैं कि जो हमने डिसीजन लिया उससे हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट वन आ जाते हैं इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर में भी इंटरेस्टेड। ये किस लिए इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि इन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये जानना चाहते हैं कि अगर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो इन्हें सेफ्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिटर्न यानी इंटरेस्ट रेट मिलेगा या कितना मिलेगा, कम मिलेगा या ज़्यादा। जो बैंकर्स हैं
कहते हैं बैंकर एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड, दोनों ही इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें लोन प्रोवाइड करना है। ये हमारी लिक्विडिटी चेक करते हैं कि इन्होंने हमें लोन वापस लेना है तो कैसे मिलेगा। सोल्वेंसी को चेक करते हैं कि मेरे पास सोल्वेंसी तो है ना, मीन्स मेरे पास पैसा तो है ना, ये तो नहीं कल को मैं कंगाल हो जाऊंगा या मेरा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा तो इन्हें पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारे पास, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिवेंचर होल्डर एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर लॉन्ग टर्म आर इंटरेस्टेड। डिवेंचर होल्डर एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर्स, ये जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ इंटरेस्ट रखते हैं। इनका रीज़न रहता है कि एसेट अवेलेबल हो सके, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जाना जा सके, और ये कैश फ्लो की स्टडी भी हमारी करते हैं कि कितना हमारे बिजनेस में कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ वन रहता है हमारे पास गवर्नमेंट में भी इंटरेस्टेड। अब सरकार क्यों इंटरेस्ट ले रही है, ये हमारी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहती है, हमारी इंडस्ट्रीज कैसी चल रही है, हम टाइम पर टैक्स पे करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कितना टैक्स इन्हें हमसे रिसीव होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना निभा रहे हैं, नेशनल गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट इसके लिए इंटरेस्ट दिखाती है अपना। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या। फर्स्ट वन हमारा ऑब्जेक्टिव है असेसिंग द क्रेडिटेबिलिटी। जो बिजनेस है may have to offer credit to prospective dealer and buyer, therefore it is essential to analyze their credit worthiness। यानी एक बिजनेस जो है वो ऑफर करता है डीलर और बायर को कि जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ वहाँ क्रेडिट अवेलेबल करवाया जाए। असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाई है उसमें चेक करो कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेल से कितना हो रहा है, टोटल एसेट से कहाँ कितने प्रॉफिट को हम चेक कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वन है हमारा डिविडेंड डिसीजन, जो जेन्युइन एक्सपेक्टेशन रहती है शेयर होल्डर्स की कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले। डिविडेंड क्या होता है, जैसे एक बैंक में हम या इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, बट अगर हम शेयर परचेज करते हैं तो शेयर्स के में हमारे पास जो प्रॉफिट होगा उसे इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड कहा जाता है। जो डिसीजन है वो लिया जाता है बल्क में बिजनेस को चलाने के लिए और एक सिस्टमेटिक एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट वन आता है प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि बिजनेस की ग्रो हो। इसका कारण है कि बिजनेस ग्रो भी करेगा, इसकी पहचान भी रहेगी और इसको मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास इंटर फर्म कंपैरिजन। आज का जो टाइम है ना कॉम्पिटिटिव का है, विदाउट कंपटीशन कुछ भी नहीं चलता। अगर हम कंपटीशन नहीं कर सकते तो हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि किसके साथ हमें अपने आप को कंपेयर करना है, कहाँ पर मेरा कंपटीशन रहेगा, कौन सा बिजनेस मेरे तरह के ही बिजनेस को चला रहा है। नेक्स्ट आता है इंट्रा फर्म। इंटर फर्म में हम क्या कर रहे थे, दो फर्म के बिजनेस में कंपेयर कर रहे थे। इंट्रा क्या है, जब हम अपनी परफॉर्मेंस के एक टाइम पीरियड को दूसरे टाइम पीरियड से चेक करते हैं। जैसे कि आप लोग मान लो आप अपने फ्रेंड से कंपेयर कर रहे हो तो उसे इंटर फर्म कंपैरिजन कहा जाता है। बट जब आप अपने ही मार्क्स एक सेमेस्टर के दूसरे सेमेस्टर से कंपेयर कर रहे हो तो उसे हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास प्लानिंग एंड बजटिंग। प्लानिंग और बजटिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक इफेक्ट है और एक फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है क्योंकि प्लानिंग और बजटिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। इफेक्टिव प्लानिंग और बजट जो है वो पॉसिबल है तभी जब हमारी पास्ट एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी। नेक्स्ट वन है टेस्ट ऑफ सोल्वेंसी। सोल्वेंसी एक ऐसी पोजीशन है जिसमें डेट पे किए जाते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं हम टेस्ट ऑफ सोल्वेंसी। सोल्वेंसी बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने उधार दे सकती हूँ या नहीं दे सकती। अगर मैं इंसॉल्वेंट होगी तो मैं कहाँ से पेमेंट दे दूँगी, मैं तो कंगाल हो गई। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल हो जाना, सॉल्वेंट का मतलब होता है कि पैसे का होना। तो पैसे का होना ज़रूरी है, सोल्वेंसी होना ज़रूरी है, तभी हम बिजनेस के डेट्स
पे कर पाएंगे। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एनालिसिस। एक इन्वेस्टर जो है वो जानना चाहता है कि अगर वो फर्म में इन्वेस्ट करता है, शेयर खरीदता है, तो उसकी कितनी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन। एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करता है ताकि सभी इसको स्टडी कर सकें, इसके यूज़र्स इसे ईजिली यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। प्रोसीजर में हमारे 3 पॉइंट मेन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। यानी पहला स्टेप है जानकारी को इकट्ठा करो और उसमें से सेलेक्ट करो मैंने किस पॉइंट पे बात करनी है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे पर्पस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद उस डाटा में भी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, उसको हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। नेक्स्ट वन है इंटरप्रिटेशन, यानी थर्ड स्टेप जिसमें हम कंक्लूजन कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन है एक्विटेंस विद प्रिंसिपल्स। ये जो एनालिस्ट हैं वो खुद से चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन कि जो उन्होंने प्लान बनाने हैं, पॉलिसी बनानी है, क्या वो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, क्या प्रॉपर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। प्लान तो बना दिए, मैंने तुम्हें प्लान दे दिया, तुम्हें अब टाइम टेबल मिल गया, अब यहाँ पर तुम क्लास कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो ये चेक करना एक्विटेंस विद प्रिंसिपल, आप रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। स्कोप ऑफ एनालिसिस, यहाँ पर एनालाइज किया जाता है जिसमें काम डिसाइड किया जाता है। इफ़ द एम इज़ टू फाइंड आउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइजेज, यानी अगर हमारा एम है कि हमें अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, इनकम स्टेटमेंट में इनकम को इंक्रीज करना है, तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी करना होगा और बैलेंस शीट एनालिसिस जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जो है रीऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, रीअरेंज्ड होनी चाहिए, एक ग्रुप बने होने चाहिए। यानी जैसे आपको स्कूल में वर्क करवा दिया जाता है, रफ नोटबुक में आप लिख लेते हो, बट अगर आपको फिर से उसको बार बार स्टडी करना है तो उसके लिए एक फेयर नोटबुक आपको मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे आप डाटा को चेक कर पाओगे, रीअरेंज कर पाओगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्रिएटिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करता है हमारे पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ टूल एंड टेक्निक ऑफ एनालिसिस। इसके अंदर हम डिफरेंट मेथड से कैलकुलेशंस करते हैं, रेशो, ट्रेंड, कॉमन साइज एंड फंड फ्लो, ये हम आगे मेथड्स करेंगे। नेक्स्ट वन है इंटरप्रिटेशन। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक सिंपल वे में होनी चाहिए, समझ आने वाली होनी चाहिए। ऐसे तो आपके पास बुक है, आप खुद से पढ़ लो, बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बुक में थोड़ी सी हमारी जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल होती है जिसे हम क्लियर नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमें टीचर की नीड होती है। इसीलिए डाटा को सिंपल करो ताकि सामने वाला इजी समझ सके। तो ओवरऑल हम बात करें रिपोर्ट्स की, कंक्लूजन करना, उसका रिजल्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बात करें कि अब देखो जहाँ पर किसी के फ़ायदे हैं तो कमियां तो ऑब्वियस है, होंगी है ना भी। अगर हमारे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कमियां तो है ना हमारे अंदर भी। तो हम फर्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हिस्टोरिक इन नेचर। यानी जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं ना वो सारी के सारी पास्ट बेस पे देते हैं, बेनिफिटेड है बट फ्यूचर के लिए जानने के लिए बेस्ट नहीं है। कभी मान लो हम गिर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फ्यूचर में क्या हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे या घर से पैदल निकलना बंद कर देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर इतिहास में जियोगे तो फ्यूचर नहीं बना सकते। इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हिस्टोरिक है नेचर में, हमें सिर्फ उन्हें समझना है और फ्यूचर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ऑफ एनालिसिस, यानी ये डिपेंड करता है
कि हम कितने रिलायबल हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। क्या विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है? विंडो ड्रेसिंग यानी बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। बिल्कुल, अकाउंट्स हमेशा ऐसे दिखाए जाते हैं। जब भी आप, अगर आपको दी हुई है प्रोजेक्ट फाइल बनाने को, क्या आप बिल्कुल लिखोगे एज इट इज़? नहीं लिखोगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप क्या करोगे, कुछ लाइंस मिस भी करोगे, हाँ, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दोगे, थोड़ा बढ़ा के दिखाना। लाइक दिस विंडो ड्रेसिंग की जाती है। उसके अलावा डेप्रीशिएशन की पॉलिसी है हमारे पास, एसेट्स की वैल्यूएशंस हैं जो रिजर्व वगैरह हमें प्रोवाइड करती हैं, बट रिलायबल नहीं है हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग। हमारा बिजनेस सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड हो गया। हम विदाउट इसके तो अपना बिजनेस रन ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टैटिक एनालिसिस इज नॉट मच वैल्यूएबल। एनालिसिस जो है वो यूज़फुल और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और कब इफेक्टिव होगा, कब यूज़फुल होगा, जब हम उसको कंपेयर कर सकेंगे। आप कहे जो भी मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, अच्छे हो, बट किस बेस पे आप बता रहे हो? आपने किसी के साथ कंपेयर ही नहीं किया। तो एनालिसिस जो है वो यूज़फुल होगा, इफ़ेक्टिव होगा, कब होगा? तभी होगा जब उसे कंपेयर किया जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और विद एनी अदर। तो यहाँ पर अकेले हम मीनिंगलेस हैं, अकेले को हम कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फिगर्स। यूज़फुल जो है एनालिसिस तब भी होगा जब आप कंपेयर कर रहे हो। डाटा कंपेयर किया, अच्छी बात है, आपको पता चलेगा कि आप कितने अप हैं, डाउन है। जब आपने किया ही नहीं तो यूज़फुल कब होगा? जब हम कंपेयर करते हैं। जब डाटा कंपेयर ही नहीं कर सकते, कोई बेनिफिट ही नहीं है उसका। अकेले अपने आप को बोलो कि हाँ मैं तो टॉप हूँ, आप एक अकेले बच्चे हो क्लास में, टॉप कर गए, फर्स्ट आ गए। क्या फर्स्ट आ गए? क्योंकि रिजल्ट तो सिर्फ आपका ही बना ना, और किसी का बना ही नहीं। बेनिफिट तो तब होगा जब वहाँ पर कुछ होंगे बच्चे, उनके साथ रिजल्ट कंपेयर होगा, तब आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हैं। एनालिसिस कैन नॉट सब्स्टिट्यूट साउंड जजमेंट। तो वन शुड नॉट टेक द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस एज जजमेंट और कंक्लूजन। यानी एक के बच्चे के रिजल्ट को ना ही कंक्लूड किया जा सकता है, ना ही जज किया जा सकता है। एनालिसिस का मतलब है इसे हम मिस यूज कर रहे हैं। तो हमें खुद को कंपेयर करना है, वेल नोन डाटा होना चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, तभी जाके डाटा एक प्रॉपर यूजफुल होगा। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ द यूजर्स आर डिफरेंट। इसका कहने का मतलब है चाहे रिजल्ट सेम है, तो इवन चाहे हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, बट डिफरेंट यूजर शैल नॉट द सेम। तो अलग अलग यूजर हो सकता है, सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हाई करंट रेशियो ड्रॉ फेवरेबल, बट इन शॉर्ट टर्म वो अनफेवरेबल होगी। उसके बाद बात करें हम पिटफॉल ऑफ इंटरफॉर्म कंपैरिजन। अगर हम कंपेयर करते हैं इस परफॉर्मेंस को, तो ये हमारी क्या रहेंगी, इसमें परफॉर्मेंस चेक होंगी, एफिशिएंसी चेक होगी, प्रॉफिटेबिलिटी चेक होगी। अलग अलग फर्म की हमें स्टडी करनी होगी, तभी हम अपने रूल्स रेगुलेशन को बना पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे, ताकि जो रुकावटें हैं वो कम से कम आए। नेक्स्ट वन है प्राइस लेवल चेंजेस रिड्यूस द वैलिडिटी ऑफ एनालिसिस। इसमें जो हमारे लगातार चेंज आ रहे हैं, फास्टली चेंज आ रहे हैं, आज के टाइम में इकोनॉमी में वो कहीं भी स्टेबल नहीं होते। ये हमारी वैलिडिटी को रिड्यूस करते हैं, हम बहुत स्पीड से नहीं चल सकते। हमारी जो एसेट्स हैं वो अलग अलग लेवल पर हैं, अलग अलग प्राइस की हैं, तो उनको कंपेयर करना अनयूजफुल है, मीनिंगलेस है, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। एक आपके पास जो है टेबल आपने परचेज़ किया वो 10,000 का था, एक टेबल आपने परचेज़ किया जो सिर्फ 3,000 का था, तो उसमें क्या कंपेयर करोगे? तो हमारे पास अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्राइजेस के अकॉर्डिंग कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो प्राइस लेवल भी यहाँ पर मैटर करता है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट कमिंग ऑफ टूल ऑफ एनालिसिस। यहाँ पर डिफरेंट एनालिसिस अवेलेबल है, विच टूल इज यूज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन डिपेंड ऑन द स्किल। तो
यहाँ पर अलग अलग टूल आपके पास अवेलेबल है, बट आपकी सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में आप हैं, किसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी स्किल्स, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपने एक भी गलत टूल का इस्तेमाल किया, वहीं पर आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा, जिसके कारण आपका बिजनेस जो है वो डाउन जा सकता है, आपके बिजनेस में नुकसान हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर टॉपिक ओवरऑल ख़त्म होते हैं। इसके बाद टूल्स और डिवाइसेस की बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, इसमें फाइनेंशियल पोजीशन और रिजल्ट जो है वो हम अलग अलग बेसिस पे स्टडी करेंगे, अलग अलग मेथड्स जो हम आगे वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस, हम इसको इन टेक्निक्स को आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे। चैप्टर यहाँ पर हमारा ओवर हो चुका है। आप यहाँ तक स्टडी करने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट लगते हैं तो आप उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।